गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी पजल्स चल रही थी जिसमें हमने पहले इंफॉर्मेशन वाली पजल्स करी थी डिस्कस, काफ़ी सेशंस करे थे हमने। उसके अलावा अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अरेंजमेंट या ऑर्डर से रिलेटेड इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी करे थे डिस्कस, और कुछ उसमें पजल्स के भी क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आपको वो सारे वीडियोस रेफर करने हैं। ठीक है, और ये जो पजल है अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल है और काफ़ी ईजी है, अभी इनका लेवल कम है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे पजल्स में। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है कि 8 पर्सन्स आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल 2 ऑन ईच साइड। तो स्क्वायर टेबल में बैठे हैं तो स्क्वायर टेबल इस तरीके से बना लेंगे, 2 ऑन ईच साइड। देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना 2 ऑन ईच साइड बोला हुआ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि वो एग्जाम में कि 8 लोग स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड 4 एट कॉर्नर्स। तब हम इस तरीके से बैठाते हैं, 4 को मिडिल में, 4 को कॉर्नर में। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोला है, यहां पर बोला है 2 ऑन ईच साइड। तो लैंग्वेज में ध्यान देना है कि कहां बैठाना है। तो कई बार स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, वो इस तरीके से बैठा लेते हैं, या ऐसा कुछ बोला है इस तरीके से बैठा देंगे। फिर बोला है देयर आर 3 लेडी मेंबर्स, दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। 3 लेडी मेंबर हैं, एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर लेडी मेंबर है तो यहाँ पर लेडी मेंबर नहीं आएंगी, इन दो। यहाँ पर लेडी मेंबर है तो यहाँ पर लेडी मेंबर नहीं आएंगी। और 3 लेडी मेंबर हैं और 8 लोग हैं, तो सीधा सा मतलब है 5 मेल हैं। ठीक है, J इज बिटवीन L एंड F। अब देखिए हमें ये बोला है J इज बिटवीन L एंड F, तो अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा ऐसा या ऐसा, क्योंकि J L F के बीच में है, लेकिन हमें ये नहीं बताया लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। तो J के लेफ्ट में L भी हो सकता है और F भी हो सकता है। तो फिलहाल हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। J इज बिटवीन L एंड F। ठीक है, हमने इस तरीके से बना लिया। फिर क्या बोला है, G इज बिटवीन I एंड F। G इज बिटवीन I एंड F। अब या तो ऐसा होगा G इज बिटवीन I एंड F, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो G इज बिटवीन I एंड F ऐसा हो जाएगा, और ये वाली पॉसिबिलिटी है तो G इज बिटवीन I एंड F ऐसा हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, फिर H इज अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। H एक लेडी मेंबर है जो J के लेफ्ट में सेकंड है। तो J के लेफ्ट में हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं, मान लिया ऊपर फेस कर रहे हैं, J के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर H के लिए जगह नहीं है, तो ये वाला केस ना वॉयलेट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस करेक्ट होगा। H हमें बोला है लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। J के लेफ्ट में सेकंड, H यहाँ पर H माइनस डाल दूंगा ताकि एक आइडिया लग जाए कि वो फीमेल है। H के ऊपर माइनस का मतलब फीमेल। H इज अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। देखिए अब एक बात क्लियर है कि ये 6 लोग हो गए, एक के बाद एक है। अगर मैं किसी एक को भी इन 6 में से कहीं भी बैठाता हूं तो वो 6 के 6 बैठ जाएंगे, कोई भी एक बैठेगा सब बैठ जाएंगे। हमने अरेंजमेंट्स में, जब हमने अरेंजमेंट्स वाले पजल्स करे थे डिस्कस इनिशियली, जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी थे, कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट थे और रो अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस थे, तो उसमें ये भी डिस्कस करा था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा बॉटम से करते हैं। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बॉटम से करने से फायदा ये होता है अगर फेसिंग सेंटर है तो जो भी यहाँ पर बॉटम में बैठाते हैं उनका राइट हमारा राइट सेम रहता है, तो एक कंफर्ट जोन रहता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा बॉटम से करना, लेकिन बस यहाँ पर ये फर्क पड़ेगा, यहाँ पर बैठा है बॉटम से तो बैठा सकते हैं, पहले बंदे को हम इन सीट्स में कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, बॉटम से हम शुरुआत कर रहे हैं। दोनों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ बैठेगा उसके लेफ्ट वाला दूसरी साइड में चला जाएगा, जो यहाँ बैठेगा उसके लेफ्ट वाला उसी साइड में बैठा हुआ है। तो बस ये ध्यान रखना है कि बॉटम से तो शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ से या यहाँ से। आगे पढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है। ठीक है, F अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट E। F मेल मेंबर है, प्लस डाल दिया, और E के अपोजिट है। F और E आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, सीटेड अपोजिट E। ठीक है, E लेडी मेंबर है तो E हमारा लेडी मेंबर हो गया। ठीक है, हमारे पास 3 फीमेल थी, 2 फीमेल तो हो ही गई है। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। F और I के बीच में एक लेडी मेंबर है, F और I के बीच में G है ना, तो तीनों फीमेल ये हैं, बाकी सब मेल होंगे, बाकी सब तीनों फीमेल यही हैं, क्योंकि 3 ही फीमेल थी तो बाकी सब मेल हैं। तो बहुत सिंपल था। अब लेकिन हमें एक बैठेगा तो सब बैठ जाएंगे, देखो क्योंकि 6 लोग हैं, कोई भी एक बैठेगा सब बैठ जाएंगे। अब पहले बंदे को हमें कहीं तो बैठाना ही है,
तो बॉटम से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, ये रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया, ये तो डिलीट हो गया था, एलिमिनेट हो गया था। अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो क्या होगा और यहां बैठाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मान लिया कि चलो F से शुरुआत करते हैं क्योंकि F के सामने भी बोला है, अगल बगल के सब बैठ जाएंगे। अगर F को मैं यहां पर बैठाता हूं तो F के बगल में फिर J आएगा, यहां पर फिर L आएगा और फिर H आएगा F के सामने। देखो इसके अकॉर्डिंग ना F के लेफ्ट में J, फिर L और फिर H, तो F और H सामने हो जाएंगे, जबकि F के सामने E होना चाहिए। तो F को यहां पर नहीं बैठा सकते, F को हमें इधर ही बैठाना पड़ेगा। दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। शुरुआत वैसे कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। अगर इस साइड से शुरुआत करनी है तो आपको पहले यहां पर पॉसिबिलिटी चेक करनी है, फिर यहां पर पॉसिबिलिटी चेक करनी है और इस तरीके से बैठाना है कि F के सामने E हो, इस तरीके से बैठाना है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैं यहां पर F को बैठा रहा हूं तो F के सामने H की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारा F यहां पर हो गया, तो G और I यहां पर होंगे और GI हो गया, F के बगल में J, L, H और फिर F के सामने E, ये ऐसा हो गया। ठीक है, हमने F बैठाया, GI हो गया, F के बगल में J, L, H, ठीक है, E, ये फीमेल है, ये G है, ठीक है, और ये H फीमेल है। और हमारे पास कौन बचा यहां पर, E, F मेल होगा, ठीक है, E, F, G, H, I, J, हमारे पास K रह गया, तो K यहां पर आ जाएगा, K मेल है। ठीक है, बाकी सबको हमने यहां पर बैठा लिया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। ठीक है, L भी मेल होगा हमारा, क्योंकि 3 फीमेल हो गई है ना हमारे पास, 3 फीमेल, बाकी सब मेल होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा था अरेंजमेंट का, कोई भी इजीली कर सकता है। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि स्पीड में करने होते हैं क्वेश्चंस, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चंस में, उतने स्पीड में आप कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस करते जाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में होने लगेंगे। तो इसी के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन E एंड H, और E और H के बीच में कौन बैठा है, E और H के बीच में बैठा है K, तो नन ऑफ दीज हो गया। फिर बोला हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन K एंड F, K और F के बीच में कितने लोग हैं। इधर से देखें तो 3 और इधर से देखें तो भी 3, तो 3। अगर हमारे पास ऐसा होता कि एक लेफ्ट की तरफ से मान लिया 2 होते, राइट की तरफ से 4 होते, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, लेकिन दोनों तरफ से ही 3 है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया ना कि क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो यहाँ कुछ दिया नहीं था, लेकिन चाहे हम क्लॉकवाइज देखें एंटी क्लॉकवाइज देखें, दोनों केसेस में 3 आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग आर द 3 लेडी मेंबर, तो H है, E है और सॉरी ये 2 जगह E लिख लिया, नहीं सॉरी ये तो यहाँ पर है, H हो गया, E हो गया और हमारा G हो गया, तो E, H, G, तो सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, F के एकदम लेफ्ट में कौन है, F के एकदम लेफ्ट में है J, तो F के एकदम लेफ्ट में है J। ये भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि फेसिंग सेंटर है या आउटसाइड है, ऐसी कोई बात नहीं करिए, तो फेसिंग सेंटर मान के ही सॉल्व करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट J, तो J इज अ मेल मेंबर, तो पहला ही ट्रू है, बाकी तो हमारे रॉन्ग है, तो हमारा आंसर ये सारे के सारे इजीली सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट में आते हैं। इन पजल्स को के सॉल्यूशन देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखने। ठीक है, इसमें आते हैं 6 to 9। PQRST फिनिश द वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन ऑर्डर दिया हुआ, फ्रॉम बोला हुआ, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो हम एक ऑर्डर बना सकते हैं कि पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक हमने सिंक्रोनाइजेशन एक ऑर्डर बना दिया, एक के बाद एक, क्योंकि हमें पता है ना मंडे के बाद ही ट्यूसडे, बजाय PQRST लिखने के बजाय हम मंडे टू सैटरडे लिखेंगे, क्योंकि इनका सिंक्रोनाइजेशन पता है। तो ये इन 5 लोगों ने वर्क फिनिश करा इन 6 दिन। वन ऑफ डेज बीइंग अ हॉलीडे, एक दिन हॉलीडे होगा, क्योंकि लोग 5 है, डेज है 6,
तो एक दिन तो ऑफ होना है, छुट्टी होनी है, ठीक है। और ईच वर्किंग ओवर टाइम ओनली ऑन वन ऑफ द डेज। तो ये 5 इनमें से किसी एक दिन ओवर टाइम कर रहे हैं। तो कौन किस दिन ओवर टाइम कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। आप वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आप पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो प्ले करें तो बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ईच वर्किंग ओवर टाइम ऑन वन ऑफ द डेज, ये इन 5 का पता करना है कौन किस दिन वर्क ओवर टाइम कर रहा है और एक दिन तो ऑफ है। आर और टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन फर्स्ट डे, तो यहां पर आर या टी नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हम क्रॉस करके लिख सकते हैं कि यहां पर आर या टी नहीं आएगा, ठीक है। क्यू वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे, मतलब हम इसको डेटा को कैसे लिखेंगे, ऑफ के अगले दिन क्यू ने ओवर टाइम किया है, पहले ऑफ अगले दिन क्यू ने ओवर टाइम किया है। और ये हम साइड में सिंबलाइजेशन मेथड से ऐसा लिखते जाते हैं ताकि दोबारा बार बार स्टेटमेंट्स ना पढ़ना पड़े, क्योंकि नॉर्मली क्या है स्टूडेंट्स सिंबलाइजेशन मेथड से ऐसा साइड में कुछ लिखते नहीं है और ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, बार बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और पजल हो जाते हैं, तो टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है। हमें टाइम का बहुत खास ध्यान रखना है, स्पीड में ये पजल्स सॉल्व करनी होती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। इसलिए जरूरी होता है कि जो भी डेटा दिया हुआ हो वो हम साइड में ऐसा कुछ करके लिख लें सिंबलाइजेशन मेथड से, ताकि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी ऊपर से अब तक यूज हुआ है उन्हें हमने यहाँ पर लिख लिया है, बस ये मैं थोड़ा सा रेफर कर लूंगा कि ये 5 लोग हैं, चाहे तो उन्हें भी लिख सकते हैं ऊपर की कौन है, ठीक है। फिर द ओवर टाइम वर्क डन ऑन प्रीवियस डे ऑफ द हॉलीडे वाज आर, हॉलीडे के प्रीवियस डे आर है, मतलब आर ऑफ क्यू, एक के बाद एक होंगे आर ऑफ क्यू, एक के बाद एक। फिर देयर वॉज 2 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच पी एंड क्यू वर्कड ओवर टाइम। अब पी और क्यू में 2 दिन का गैप है। अब पी और क्यू में 2 दिन का गैप है तो पी यहां भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों अगर मैं बना के देखूं यहां पर, वैसे तो दोनों की जरूरत नहीं है, पी और क्यू में 2 दिन का गैप, तो ऐसा होगा या तो पी और क्यू में 2 दिन का गैप, या पी और क्यू में 2 दिन का गैप मतलब यहां पर 1 और 2 और पी यहां पर, इस तरीके से होगा। पी और क्यू में या तो पी क्यू के बाद होगा या पी जो है क्यू के पहले होगा, ठीक है, या तो पी क्यू के बाद या पी क्यू के पहले, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि इन्होंने यहां पर ये बोला है 2 days गैप है। अब 2 days गैप का मतलब हमें पता नहीं ना कि पहले कौन है बाद में कौन है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेंगी पी और क्यू में, ठीक है। फिर पी वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे ऑफ द ओवर टाइम ऑफ एस, तो पी जो है एस के अगले दिन कर रहा है, तो पी जो है वर्कड ओवर टाइम ऐसा कुछ हो जाएगा एस पी, तो ये हो जाएगा एस पी ऐसा कुछ, ठीक है। अब इन दोनों में पॉसिबिलिटी देखें तो ये 6 हो चुके हैं, यहाँ पर 6 दिन, तो आर को टॉप में लेना पड़ेगा और यहाँ पर तो मना है कि आर टॉप में नहीं होगा, तो ये वाली एक पॉसिबिलिटी देखो स्टूडेंट्स कट हो गई, ये पॉसिबिलिटी साफ कट हो गई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आर टॉप में आ जाएगा और आर को हमें टॉप में नहीं लेना, तो हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि एक और बंदा बचा हुआ है टी। अब टी को बॉटम में ले या टॉप में ले, अगर टी को टॉप में लेते हैं तो फिर टी यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर तो टी आ नहीं सकता टॉप में, तो टी को हमें लेना पड़ेगा बॉटम में। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल था, एक बार वीडियो सॉल्यूशंस देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके से हो गया एस पी आर ऑफ क्यू और टी, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पी वर्कड ओवर टाइम लास्ट अमंग देम, तो ये तो रॉन्ग है। पी वर्कड ओवर टाइम अर्लियर देन एस, पी ने एस से पहले ओवर टाइम करा नहीं। द हॉलीडे वॉज ऑन फ्राइडे, ये भी गलत है। एस वर्कड ओवर टाइम अर्लियर देन क्यू, तो ये करेक्ट है 4th वाला, तो 4th हमारा आंसर हो गया। ऑन विच डे डिड आर वर्क ओवर टाइम, ठीक है, ये तो पहले का। ऑन विच डे डिड आर वर्क ओवर टाइम, तो आर ने किस दिन ओवर टाइम करा है, वेंसडे को, तो हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दीज, आर का वेंसडे आ गया। हाउ मेनी डेज गैप आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच पी, ये पी है, पी एंड टी वर्क, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, पी एंड टी का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पी और टी के बीच में कितने दिन का गैप है, तो पी और टी में
3 दिन का गैप है, 3 डेज, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। हाउ मेनी डेज गैप देयर बिटवीन ऑन विच पी एंड टी वर्क, ठीक है। तो हमारा अगर ऐसा पूछते कि कितने लोगों ने पी या टी के बीच में ओवर टाइम किया है, तो 2 लोगों ने किया, एक दिन तो ऑफ है, ठीक है। तो व्हेन डिड टी वर्क ओवर टाइम, टी ने किस दिन ओवर टाइम करा, सैटरडे को, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट सैटरडे नहीं पूछा है, ऑप्शन ही इनडायरेक्ट तरीके से है, तो बेसिकली हमारा सैटरडे आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सैटरडे। ऑन द डे प्रीवियस टू डेट ऑफ एस वर्कड, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच क्यू वर्क, तो ये करेक्ट है, ठीक है। क्यू के नेक्स्ट डे, एस क्यू ने जिस दिन ओवर टाइम करा है उसके अगले दिन, तो सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों पजल जो हमने सॉल्व करी, दोनों बहुत सिंपल पजल्स थी। नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के पजल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।